Hello everyone, so welcome to the next lecture of S block elements, and let's begin with the anomalous character of beryllium. तो बेरिलियम में अब तक हमने देखा कि काफ़ी जो कंपाउंड फॉर्मेशन है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या डिफरेंट तरह के रिएक्शन है, बेरिलियम का जो बिहेवियर है दैट इज मच डिफरेंट दैन द बिहेवियर ऑफ अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एनॉमलस बिहेवियर? फर्स्ट इज small size and high ionization energy of beryllium. Second is the absence of d orbitals, and due to that beryllium can form a maximum of 4 bonds. So its covalence can be a maximum of, it can have a maximum of 4 covalence value, and due to the small size and high charge density its polarizing power is very high. Then the other properties that are different compared to the rest of the members are beryllium is harder than other members of its group. Then melting point of beryllium, boiling point of beryllium is much higher. Beryllium doesn't react with water. Boiling water से भी react करते हैं इसको, तो it doesn't react, उसे treat करेंगे. Beryllium oxide या beryllium hydroxide दोनों एम्फोट्रिक हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं. बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि हैलाइड्स हमने देखे. देन बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मीथेन, व्हाइल अदर मेटल कार्बाइड फॉर्म एसिटिलीन गैस. तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि बेरिलियम कार्बाइड Be2C प्लस 4H2O, इट गिव्स यू 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4. तो क्योंकि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इस कार्बाइड को मीथेनाइड भी बोलते हैं. मैग्नीशियम के अलग अलग कार्बाइड्स हैं, जैसे कि अगर हम MgC2 की बात करें, ठीक है, तो ये C2 नेगेटिव होगा क्योंकि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. तो MgC2 प्लस 2H2O इट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि MgC2 का मतलब है कि Mg2 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव. C2 नेगेटिव क्या होगा? एसिटाइलाइड आयन, ये वाला आयन. तो यहाँ पर ये एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे कार्बन पे भी 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल गेन 1H पॉजिटिव, इट विल गेन 1H पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म एसिटिलीन. सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को भी हम सेम रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन. पर मैग्नीशियम का एक और भी कार्बाइड बनता है, जैसे Mg2C3, ठीक है, और इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे देन विल गेट 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C3H4, दैट इज प्रोपाइन. तो ये प्रोपाइनाइड भी इसको बोलते हैं. तो ये हो गए कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. नेक्स्ट बेरिलियम का एनॉमलस पॉइंट कि इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जबकि बाकी जो मेटल्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ऑल वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में. देन वी हैव द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम, ठीक है. तो बेरिलियम की जो रिजेंबलेंस है प्रॉपर्टीज में वो काफ़ी एल्यूमिनियम से रिजेंबल करता है. तो पहला हो गया कि बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड, एल्यूमिनियम भी मेनली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर एम्फोट्रिक इन नेचर. बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दोनों एम्फोट्रिक हैं और दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हैं, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड. बेरिलियम क्लोराइड भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी ब्रिज क्लोराइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. अगर हम इसका जो डाइमर फॉर्म में ही इसको देखते हैं तो AlCl3 का डाइमर बनता है Al2Cl6. तो इस तरह से आपने एक AlCl3 बनाना है, फिर इसके सामने एक और, ठीक है, और यहां पे इस क्लोरीन से यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस क्लोरीन से यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज द Al2Cl6 डाइमर. वैसे बेरिलियम भी डाइमर बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड. दिस इज द डाइमर ऑफ BeCl2. तो दोनों के पास ब्रिज्ड क्लोराइड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फर्दर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी बनता है, BeCl2 का भी बनता है.
फिर कार्बाइड्स ऑफ बोथ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मीथेन। तो बेरिलियम वाला तो कार्बाइड का रिएक्शन आपने देख ही लिया था। एल्यूमिनियम का अगर आप देखें तो Al4C3 प्लस 12H2O गिव्स यू 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 मीथेन। तो ये भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। और बेरिलियम का जो कार्बाइड है Be2C प्लस 4H2O गिव्स यू 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। तो बोथ आर एक्चुअली मिथेनाइड्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं दोनों को? मिथेनाइड, क्योंकि वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देन लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड, क्योंकि बेरिलियम का एसिड के साथ भी कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन इट सरफेस। एल्यूमिनियम के साथ भी इमीडिएटली एसिड रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पे जो Al2O3 की लेयर होती है, Al2O3 इज अ वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, इसलिए उनका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। बट थोड़ा हाई कंसंट्रेशन पे, हाई टेम्परेचर पे इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो अगर हम HCl एसिड लें और NaOH बेस लें तो उनके साथ ये रिएक्शन कर जाएंगे। तो एक बार वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो देखो, ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा है। एसिड के साथ बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स यू BeCl2 प्लस H2O। जब एम्फोटेरिक कैरेक्टर डिफाइन कर रहे थे तो इस NaOH के साथ भी किया था, तो BeOH4 या Na2BeOH4 उस तरह से डिफाइन किया था, राइट। सेम केस आप लिख सकते हो कि दोनों क्योंकि एम्फोटेरिक हैं तो Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स यू 2AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, H2 कितने आएंगे? 3H2O। फिर एल्यूमिनियम का, चलिए Al2O3 का बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक है तो बेस के साथ भी रिएक्शन होगा। 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। तो दीज टू रिएक्शन डिफाइन द एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट द फ्लेम कलर्स। अब फ्लेम कलर्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े तो थे कि किस किस का क्या होता है, और आई थिंक आपको आइडिया भी है, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लेम कलर्स क्यों आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप फायरवर्क्स जब देखते हो तो फायरवर्क्स में जो कलर्स आते हैं दे आर यूनिकली बिलोंग टू द डिफरेंट डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स। और वो जनरली कौन से मेटल्स होते हैं? वो जनरली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ही होते हैं। नाउ ईच ऑफ द अल्कली मेटल प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। ईच अल्कलाइन में भी हैं, पर अल्कलाइन में सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कलर प्रोड्यूस नहीं करते, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करते। ठीक है, तो ईच ऑफ द अल्कली मेटल्स produces a characteristic color when a sample of an alkali metal salt is placed in a flame. The energy from the flame causes the excitation of electrons in the alkali metal atoms, और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वहां से डी एक्साइट करके when it returns back to the initial or ground state, then the energy is released in the form of visible radiation, and that radiation if it lies in the ऑब्वियसली इट इज इन द विजिबल रेडिएशन, तो मतलब है कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है, तो वी विल बी एबल टू सी अ पर्टिकुलर कलर, कि वो येलो कलर था, ब्लू ग्रीन था, क्या था, वट एवर इट इज। ठीक है, तो जैसे कि अगर एग्जांपल ले कि 3s में हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्लेम की प्रेजेंस में एक्साइट हुआ, 3p में गया, फिर ये 3p से जब वापस नीचे आया तो इसने कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज की, तो यहाँ पर इसको एक्साइट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इसने, यहाँ पर एनर्जी रिलीज की। तो ये जो रिलीज की एनर्जी है, दिस इज इफ दिस इज इन विजिबल रीजन देन वी विल गेट अ कलर। तो सोडियम इस तरह का येलो कलर रहता है, ब्राइट येलो, पोटाशियम काइंड ऑफ वायलेट, बेरियम के लिए एप्पल ग्रीन, स्ट्रॉन्शियम रेड, कैल्शियम ब्रिक रेड। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम को आप क्रिम्सन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक फ्लेम का जो केमिस्ट्री थी दैट इज प्रेटी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में आता है पहले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट दैट इज
जिप्सम भी और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी। जिप्सम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, विल टॉक मोर अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें अगर स्टार्ट करें हम कैल्शियम ऑक्साइड से, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्विक लाइम। इट इज अ वाइट एमरफस पाउडर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 25-70 डिग्री सेल्सियस। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पाउडर फॉर्म में हो, ये एकदम सॉलिड चंक्स भी होंगे वाइट कलर के। इसको अगर हम एयर में रख दें और एयर में मॉइस्चर है, तो इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाइट कलर का ही है, बट इट इज पाउडर इन नेचर। मतलब अगर इसके क्विक लाइम के चंक्स वहां पड़े होंगे, तो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये स्लेक्ट लाइम बनाएगा, दैट विल बी अ वाइट एमरफस पाउडर। और अगर ये डायरेक्टली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लाइमस्टोन। तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें CO2 ऐड की तो कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। उसी तरह स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ये भी डायरेक्टली लाइमस्टोन में कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो ये तो जनरल सा रिएक्शन हो गया। इसको लिखने की आई डोंट थिंक की जरूरत है, पर चलो लिख भी लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives you calcium hydroxide, that is slake lime, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 gives you कैल्शियम कार्बोनेट। देन अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने सुना होगा लाइम लाइट में नहीं आना चाहिए, लाइम लाइट वर्ड आपने सुना होगा। तो लाइम तो रियलिटी में जो लाइम लाइट का लाइम है वो केमिस्ट्री वाला ही लाइम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम में इसको हीट करते हैं, तो कुछ देर के बाद ये इतना हीटअप हो जाएगा तो ये ग्लो करता है। जब ये ग्लो करता है तो ये जो लाइट एमिट करता है उसको हम बेसिकली लाइम लाइट बोलते थे। तो पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने काफ़ी देर तक आग में हीट किया, उसका इतना गर्म हो जाएगा काफ़ी देर तक ये ग्लो करता रहेगा, तो इससे लाइट मिलती थी, तो उसको लाइम लाइट बोलते थे, राइट। तो द वर्ड केम फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। देन इट कंबाइंड विद एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली बेसिक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, सिलिका एक एसिडिक ऑक्साइड है तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। देन 6 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P2O5 कर लो या P4O10 कर लो, ठीक है। दिस विल फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट। देन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड है तो ये डायरेक्टली बन गया CaCO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। देखो अब इस डायग्राम में यहां पर आपको क्लियर होगा कि ये जो पहला डायग्राम है दिस इज एक्चुअली क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज हाइड्रेटेड लाइम जिसको आप बोलते हैं स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड हियर दिस इज द लाइम साइकिल। लाइम साइकिल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकल गई। फिर कैल्शियम ऑक्साइड ने अगर वाटर एब्जॉर्ब किया तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो क्या बनता है, चूना बनाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड ही तो है बेसिकली, इसमें पानी ऐड करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, पानी डालते रहोगे तो फिर वो लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि तो पानी ऐड करने पे ये सॉल्यूशन क्यों नहीं बना, आपने थोड़ा सा पानी स्प्रे किया या इसने जस्ट एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर, तो ये स्टिल सॉलिड फॉर्म में है। हाँ, काफ़ी देर तक पानी इसमें ऐड करोगे तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता रहेगा और फिर ये सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो स्लेक लाइम भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से तो
इट विल कन्वर्ट इनटू लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम ऑक्साइड के और भी बहुत बेनिफिट है। कैल्शियम ऑक्साइड से जब हम लाइम वाटर बनाते हैं इसको पानी में मिक्स करके, तो लाइम वाटर सॉल्यूशन इज अ गुड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइम वाटर है, इसके थ्रू जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की, ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन आफ्टर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर था सॉल्यूशन में, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जिनकी वजह से अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, क्लाउडी। तो क्लाउडीनेस अपीयर्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट है। इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, बट हाँ आप आइडिया लगा सकते हो कि शायद ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है। तो लाइम वाटर में से जो आप गैस पास कर रहे हो, अगर उसके बाद वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है। वो दोनों गैसेस दे टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट करने पे वो फेवरेबल नहीं होगा, टेम्परेचर लो करने पे फेवरेबल होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पूरा सॉल्यूशन बन गया, तो दैट इज द लाइम वाटर। और अगर हम बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन ना बनाएं, हम जस्ट एक सस्पेंशन, थोड़ा सा पानी लें, ज़्यादा मत लें, ठीक है, उसको प्रॉपर पूरा मिक्स नहीं करते हम। इट्स अ सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन वाटर सस्पेंशन है, मतलब ऊपर वो फ्लोट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर। बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट को जनरली इसमें होता है, तो उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेना कि यहां पे क्या क्या हुआ, राइट। अब इस पे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के अपने क्या क्या इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दो चार जो भी है उनको हम लिख लेते हैं। तो एक तो आ गया हमारे पास कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एंड दिस इज द रिएक्शन, दैट इज वाई के जब घरों में वाइट वॉश करते हैं, जिस टाइम करते हैं उस टाइम तो वो वाइट नहीं लगता, वो ग्रे सा, मतलब उसके पीछे का जो कलर है वो आपको साफ दिखाई देगा। तो 2 दिन के बाद आप देखोगे वो वाइट हो गया। तो वो क्या था, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का कोटिंग किया दीवार पे, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसमें वाइटनेस आ रही है, ठीक है। फिर अगर कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से बहुत देर तक हम CO2 पास कर रहे हैं तो क्या होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देन इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट। तो थोड़ी देर तक CO2 पास करने पे तो मिल्कीनेस आ जाएगी, पर काफी देर तक अगर आप पास करते रहोगे तो मिल्कीनेस फिर से डिसअपीयर कर जाती है, बिकॉज फिर बाइकार्बोनेट बन जाते हैं विच आर सॉल्युबल। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप क्लोरीन गैस रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो इट फॉर्म CaCl2 प्लस CaOCl ट्वाइस प्लस H2O। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद करने हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या है, एज ए बिल्डिंग मटेरियल, फिर वाइट वॉश में इसको यूज करते हैं, ग्लास मेकिंग में, टैनिंग इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में। तो ये सारे जो यूजेज हैं वो आपने NCERT से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस रिएक्शन चार्ट हेयर, ठीक है, क्विक रिवीजन रिएक्शन चार्ट। तो इसको आप एक बार लिख लो, याद कर लो, इसमें दिमाग लगाने वाला कोई काम है नहीं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करना पड़ेगा। देन अनदर क्विक रिवीजन रिएक्शन चार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सल्फेट्स की, और सल्फेट में फर्स्ट इज द मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट अकर्स इन नेचर एज द मिनरल किसराइट और एप्सम सॉल्ट। किसराइट इज MgSO4.H2O and epsom salt is .7H2O and Knight KCl.MgSO4.3H2O। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, स्पेशली एप्सम सॉल्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, जनरली पूछा भी जाता है।
तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को H2SO4 से ट्रीट किया तो वी गेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 एंड मेमोराइज दिस रिएक्शन। अब जनरली बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर इतने सारे रिएक्शन इनऑर्गेनिक में इनको याद कैसे करना है, आप लोग कैसे याद करते हो? देखो इवेंचुअली पढ़ा के टीचर को याद हो जाते हैं कि उसको बार बार वो लिखना है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसमें देखते हैं वो समझते हैं कि अच्छा हाँ ये ऐसा होना चाहिए। अगर कोई चीज़ रियलिटी में लैब में वो रिएक्शन करवाया और वो हुआ तभी आप बोलोगे वो कंबाइन करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कंबाइन कर जाने चाहिए। ठीक है, तो साइंस में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट जो होता है, जो कंफर्म्ड है कि होता है, करवाया लैब में। ठीक है, हम हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए था, इनको तो रिएक्ट करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना है, आपको सिर्फ रिएक्शन की एक लिस्ट बनानी है। एस ब्लॉक में अब तक जितने आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन मिले, ठीक है, पहले एक बार एनसीईआरटी छान लो। एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन लिख रखे 1-2 पेज पे लिख दो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप रिएक्शन नोट्स में, मेरे नोट्स में आपको मिल रहे हैं, आप कुछ और बुक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको मिल रहे हैं, उनको अलग लिखो। पहली प्रायोरिटी की एनसीईआरटी के दिए हुए रिएक्शन आपको याद रहने चाहिए, उसके बाद बाकी रिएक्शन को याद करेंगे, वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट नहीं हमारी। ठीक है, आपको लिख लिख के ही याद रहेंगे, इसलिए डेली लिखोगे, डेली याद करोगे, तब जाके याद रहेंगे। सेकंड, अब मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O को अगर आप 150 डिग्री पे हीट करते हो तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल लूज करके .1H2 दैट इज किसराइट बनाता है, और 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे ये अपना एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू MgO प्लस SO2 प्लस हाफ O2। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आई थिंक आपको ये भी बताया था, MgO या ऑक्साइड प्लस SO3 में वो टूटता है, तो जनरली SO3 फर्दर टूट जाएगा SO2 प्लस O2 में। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द कैल्शियम सल्फेट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सल्फेट का। तो कैल्शियम सल्फेट हमें एक तो जिप्सम की फॉर्म में दैट इज CaSO4.2H2O मिलता है, और एक एनहाइड्रस दैट इज एनहाइड्राइट इस फॉर्म में, इन दो फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट मिलता है। अब कैल्शियम सल्फेट को देख के ये दो इमेजेस का क्या रिलेशन है कैल्शियम सल्फेट से? दिस इज द इमेज ऑफ आई थिंक पेरिस, और ये यहां पर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला आर्ट वर्क हो रहा है रूफ में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली जिप्सम से ही हम बनाते हैं उसको हीट करके। ठीक है, और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स हैं यहां पर जिप्सम और पीओपी का इन सभी में काफी यूज किया गया है। ठीक है, फ्रंट से तो आपको जिप्सम यहां पर लगेगा, बट फ्रांस में, पेरिस में स्पेशली देयर इज अ माइन जहां से जिप्सम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माइन किया गया था, निकाला गया था, और पूरे कंट्री में आपको उसके फुटप्रिंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आप इस बात से समझ सकते हो कि देयर इज अ सेइंग हियर इन फ्रांस दैट गोज देयर इज मोर ऑफ मॉन्टमार्टे इन पेरिस देन पेरिस इन मॉन्टेमार्ट। ठीक है, तो मॉन्टेमार्ट बेसिकली क्या है, ये वो जगह थी जहां से ये जिप्सम की माइनिंग की जाती थी। तो उसकी वजह से वो जिप्सम सारे सिटी के जो बिल्डिंग्स थे, इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया। तो दैट इज वाई देयर इज दिस सेइंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हम कहां यूज करते हैं? जब आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही यूज किया जाता है कि आपकी बोन को आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में रखना ताकि वो दोबारा जुड़ जाए। तो ये पीओपी की कोटिंग आप इसके ऊपर कर रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निकालते हैं? देखो, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास है जिप्सम फॉर्म में, तो कैल्शियम सल्फेट की अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा वाटर में डालने पे। दैट इज वाई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अब पीओपी बनाने के लिए हम जिप्सम को हीट करते हैं। तो जिप्सम क्या था? कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो सबसे पहले इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है, देन एट 390 केल्विन इट फॉर्म्स द हेमीहाइड्रेट। हेमी मींस हाफ। ठीक है, हेमीहाइड्रेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फर्स्ट CaSO4.2H2 हीट किया, CaSO4.2H2 रहा, बट मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर से ये कन्वर्ट हुआ ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में। फिर 120 डिग्री पे
ये चेंज हो गया CSO4.12H2O, या काफी जगह आपको ऐसा भी मिलेगा CSO4 या 2CSO4.H2O। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको फर्दर अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन भी निकल जाते हैं, ये कंप्लीटली एनहाइड्रस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर कन्वर्ट हो जाता है। उसको फर्दर स्ट्रांगली हीट करने पे ये अपना ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको चीजें याद करनी इंपॉर्टेंट है। अब पीओपी को घरों में डेकोरेशन के लिए, वॉल पे आपको कुछ डेकोरेशन कुछ करनी है, रूफ पे तो डिजाइन जो देते हैं वो सारे पीओपी के डिजाइन होते हैं बेसिकली। तो इट्स अ वाइट पाउडर जिसको हम एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू हार्ड मास। तो पाउडर था, पानी के साथ मिक्स किया उसको, उसके बाद छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मास व्हेन अ पेस्ट with water is allowed to stand aside for some time and slight expansion occurs during the setting। तो होता क्या है, CSO4.12H2O वाटर एब्जॉर्ब करके वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो देयर इज स्लाइट एक्सपेंशन ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ POP as water is absorbed to reform CSO4.2H2 that is gypsum। अब अगर हम सस्पेंशन ऑफ जिप्सम को एक सैचुरेटेड अमोनिया और CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, देन वी गेट अमोनियम सल्फेट जो कि एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। तो 2 अमोनिया प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर गिव्स यू अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम सल्फेट को कार्बन के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फाइड प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। देन सेटिंग ऑफ POP इज कैटलाइज्ड बाय NaCl, मतलब इसको स्पीड अप कर सकते हैं हम NaCl डाल के, एंड इट इज रिटार्डेड स्लोड डाउन बाय एडिंग बोरेक्स और एलम। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इसको इतना आपको याद करना है। इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनके नेम्स और ट्रेंड्स। नाउ दिस इज द लिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड। उनके फॉर्मूलाज क्या है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O, बेकिंग सोडा, रॉक सॉल्ट, चिली सॉल्ट पीटर, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है, हाइपो Na2S2O3.5H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6। ये सारे याद करने हैं लिख के, ठीक है। वैसे लिस्ट तो और भी इससे काफी ज्यादा है, बट इतना काफी है, ठीक है। तो इसको लिख के एक बार याद कर लो, धीरे धीरे याद कर लो, एक बार तो नहीं होंगे। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्या वेरिएशन हो रही है, कैसे हो रही है, तो एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, आयनाइजेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेटेलिक, आयनिक साइज, मोबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, गैस फेज, नॉर्मल, एक्वस फेज, ठीक है। सारी की सारी थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे वो सारे यहां पे दिए हुए हैं। तो इनको आप एक बार लास्ट में रिवाइज कर सकते हो बिफोर गोइंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फाइनली फिर इसके बाद हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो आपको मैंने कहा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 3 क्वेश्चंस आपके सामने। यू कैन टेक 3 मिनट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज 3। अब देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट वायलेट कलरेशन टू द बंसन बर्नर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। NaCl में क्लोराइड कुछ नहीं करेगा, Na की वजह से येलो कलर आएगा, बेरियम क्लोराइड में बेरियम की वजह से आएगा, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की वजह से, और पोटाशियम क्लोराइड में पोटाशियम देता है वायलेट कलरेशन। तो आंसर इज डी। 24th में एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O, डायरेक्ट क्वेश्चन। देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन इज लार्जर देन दैट ऑफ। तो इसकी हाइड्रेशन मतलब किससे ज्यादा होगी, जो साइज में इससे बड़ा है उसकी कम होगी तो इसकी ज्यादा होगी। तो इससे साइज में बड़ा कौन है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तो छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से ज्यादा हो जाएगी। बेरिलियम 2 पॉजिटिव भी छोटा है, उसकी भी ज्यादा हो जाएगी। लिथियम पॉजिटिव ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ बोल नहीं सकते, तो आंसर आना चाहिए सोडियम पॉजिटिव। देन क्वेश्चन नंबर 26, 27, again take 1 minute of time।
अब देखो 26 में क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड डिजॉल्व HCl टू फॉर्म अ सॉल्ट. The salt doesn't impart any color to the flame and fumes in moist air. देखो एम्फोट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड ही है एंड इट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड. और बेरिलियम क्लोराइड मॉइस्ट एयर में क्या बनेगा, BeOH ट्वाइस बना देगा हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो यस इट विल फ्यूम इन मॉइस्ट एयर. देन क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर यूज फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो यूज होते हैं, याद करना डायरेक्टली. देन क्वेश्चन नंबर 28, 29. देखिए क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्ट रीजन फॉर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. एक्सेप्शनली स्मॉल साइज करेक्ट है और ये इसका रीजन भी है. लो पोलराइजिंग पावर, दैट इज रॉन्ग, इट हैज अ हाई पोलराइजिंग पावर. एंड लास्ट वन, एक्सेप्शनली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये अपने ग्रुप का पहला मेंबर है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों से तो काफी ज्यादा होगी. और जब भी आप एनोमलस कैरेक्टर की बात कर रहे हो, आप अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से ही इसको कंपेयर कर रहे हो. तो आंसर आएगा बी एंड डी. यस, दे आर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, अगेन मल्टीपल करेक्ट. 29 में रहेंगे और मैच द कॉलम. टेक 2 to 3 minutes ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देखो अब यहां पे 29 में Na2O कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय. अब इसमें आप दिमाग लगाओगे या याद करोगे, ऑब्वियसली याद ही करना पड़ेगा. Na2O2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में बनता है Na2CO3. ये आपको याद करने पड़ेंगे रिएक्शन. सोडियम प्लस NaNO3, हमने शायद ये रिएक्शन किया भी है. 10 सोडियम प्लस 2 NaNO3. ठीक है, ये हो गया 10 प्लस 2 NaNO3 gives you 6 Na2O प्लस N2. तो यहां पर तो बन रहा है. देन सोडियम प्लस नाइट्राइट NaNO2, तो 2 NaNO2 प्लस 6 सोडियम गिव्स यू 4 Na2O प्लस N2. तो मतलब नाइट्रेट से भी बनते हैं, नाइट्राइट से भी बनते हैं. और Na2O2 प्लस सोडियम, तो यहां पे 2 सोडियम आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 Na2O. तो सिर्फ पहले वाले में नहीं बना. देन क्वेश्चन नंबर 30, मैच द कंपाउंड विद देयर प्रॉपर्टीज. कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, एम्फोट्रिक नेचर है, क्या होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट यस इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पी तो ठीक है. एम्फोट्रिक नेचर नो. इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो डिजॉल्व हो जाएगा. तो P भी आ गया, R भी आ गया. गिव्स प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट H2SO4. हाँ, अब H2SO4 से ट्रीट करेंगे उसको क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इसमें. ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट विल बी अ वाइट प्रेसिपिटेट, तो PRS. सेकेंड, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H, दैट इज जिप्सम. जिप्सम इज इनसॉल्युबल इन वाटर. यस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एम्फोट्रिक नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जिप्सम कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई बाइकार्बोनेट जैसा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि दैट इज सल्फेट. गिव प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट H2SO4, ऑलरेडी सल्फेट है इसमें, और क्या इसमें सल्फेट बनेगा. ठीक है, ऑलरेडी सॉलिड है. देन सी में बेरियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी थी वही बेरियम में भी आएंगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी. तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर इनसॉल्युबल है तो बेरियम भी होगा. कार्बन डाइऑक्साइड में वो भी डिसॉल्व होगा. ठीक है, तो R भी आ जाएगा और S भी आ जाएगा. और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमारा एम्फोट्रिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं, रिएक्ट तो कर जाता है. ठीक है, तो एम्फोट्रिक आ जाएगा Q. इनसॉल्युबल इन वाटर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा इसमें. ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स 30 क्वेश्चंस. तो आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट, राइट. तो इसके बाद यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो आपको असाइनमेंट इसके साथ में मिलेगी. यू हैव टू सॉल्व दैट, और जितनी प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक में कर सको, 30 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो, आंसर टिक करो, याद करो. जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी ही याद रहती हैं. आज करोगे 2 दिन छोड़ दोगे, 3 दिन छोड़ दोगे, कुछ याद नहीं रहेगा.
ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, एक अच्छी बुक उठा लो जिसमें कुछ डिसेंट प्रॉब्लम थी। ये मत करना कि 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसके ऊपर 200 to 300 प्रॉब्लम्स आर मोर देन सफिशिएंट अगर एक अच्छी बुक रेफर कर रहे हो। दैट इज ऑल फॉर एस ब्लॉक। तो नेक्स्ट चैप्टर इज द पी ब्लॉक, सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।